नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया टीवी 9 में। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। आज कोरोना के 74 नए संक्रमित मरीज मिलने से संख्या 220 तक पहुंच चुकी है। शहर में हर दिन कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। महामारी विशेषज्ञ डॉक्टर योगेश शर्मा ने बताया कि 16 जनवरी को जिले में 82 मरीजों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, मगर राहत की बात ये भी है कि 17 मरीज ठीक हुए। लेकिन सावधानी बेहद जरूरी है। किसी भी व्यक्ति में सर्दी, खांसी, बुखार के लक्षण दिखाई दे तो तुरंत ही डॉक्टर से संपर्क करें। खंडवा शहर में एक बार फिर से सरकारी अनाज की कालाबाजारी का मामला सामने आया है। प्रशासन ने देर रात मुंदी में जिनिंग फैक्ट्री से 90 क्विंटल अनाज जब्ती में लेकर सुबह व्यापारी को क्लीन चिट दे दी। खंडवा में एक बार फिर सरकारी अनाज की कालाबाजारी का मामला सामने आया है। प्रशासन ने देर रात मुंदी में एक जिनिंग फैक्ट्री से 90 क्विंटल अनाज जब्ती में लेकर सुबह व्यापारी को क्लीन चिट दे दी, जबकि कालाबाजारी के तार खंडवा के राशन माफिया से जुड़े नजर आए। ट्रांसपोर्टिंग के जरिए कंट्रोल दुकान जाने वाला अनाज सीधे व्यापारियों के गोदामों पर खाली होता है। मुखबिर की सूचना पर खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अफसरों ने शनिवार देर रात 11 बजे मुंदी में कन्नौद रोड स्थित संतोष कुमार लखनलाल गुप्ता जिनिंग फैक्ट्री में दबिश दी। उन्होंने सूचना मिली कि कंट्रोल दुकान जाने वाले ट्रकों से यहाँ सरकारी अनाज खाली हो रहा है। जिनिंग फैक्ट्री में गेहूं को क्रेश करके राजस्थान, गुजरात में सप्लाई होती है। अफसरों को यहाँ 90 से 60 किलो की पैकिंग और खुला ढेर मिलाकर करीब 90 क्विंटल गेहूं मिला। रविवार सुबह मंडी अफसर जांच के लिए आए तो व्यापारी ने किसानों से अनाज खरीदना बता दिया। पूरे मामले में व्यापारी को क्लीन चिट दे दी गई। बताया कि मौके से पीडीएस की बोरियां नहीं मिली। व्यापारी लाइसेंसधारी है तथा मंडी टैक्स भरते हैं। गुप्ता जिनिंग फैक्ट्री के यहाँ सरकारी अनाज से भरे ट्रक खाली होते हैं। ट्रक वाले गेहूं निकाल कर बोरियां अपने साथ ले जाते हैं। राशन के घपले में खंडवा के राशन माफिया का कनेक्शन है। खाद्य विभाग एवं आपूर्ति विभाग के अफसर भी पूरे खेल में मिले हुए नजर आते हैं। मुंदी की गुप्ता जिनिंग फैक्ट्री में सुबह और रात के समय राशन की तस्करी को अंजाम दिया जाता है। जिला खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी अरुण तिवारी ने बताया कि मैंने फूड इंस्पेक्टर सुनील नागराज और मंडी इंस्पेक्टर एसएच सोलंकी को मौके पर भेजा था। उन्हें पीडीएस की बोरियां नहीं मिली। व्यापारी ने किसानों ने माल खरीदना बताकर किसानों की सूची दे दी है। अब हम किसानों की प्रोफाइल खंगालेंगे कि उनकी जमीन कितनी है, समर्थन मूल्य पर कितना गेहूं बेच चुके हैं और इस समय गेहूं कहां से आया। वहीं खाद्य अधिकारी ने भी इस मामले में जानकारी देते हुए कहा कि सूचना मिली थी, लेकिन यह सूचना गलत साबित हुई और व्यापारी के द्वारा पूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत किए गए और व्यापारी ने ये गेहूं किसानों से मंडी के माध्यम से खरीदा है। लगातार क्षेत्र में पीडीएस राशन की खरीदी के मामले की सूचना आ रही थी, लेकिन मामले का पटाक्षेप हो गया है। वो बारदाने प्राप्त हुए, तो हमें यहाँ पर पीडीएस से संबंधित कोई भी ऐसा साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ कि जिससे हम ये कह सकें कि पीडीएस का। सर यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे भी लगे, इसको चेक कीजिए। क्योंकि ये जो है ये मंडी का अनुज्ञप्तिधारी भी है, तो मंडी से इनके पास क्रय विक्रय का लाइसेंस भी है। तो चूँकि मंडी का मैटर था, मंडी का क्रय विक्रय का लाइसेंस है, ये मंडी का विधिवत रजिस्टर मेंटेन करते हैं। तो हमने फिर रात्रि में इस माल को पूरा डिटेन कर लिया और इनको कहा कि जब तक हम नहीं आएंगे सुबह, हम मंडी निरीक्षक साहब हैं, मंडी सचिव साहब हैं, सहायक निरीक्षक हैं, उनको लेकर आएंगे मौके पर। जब हम सुबह विस्तार से जांच करेंगे उसके बाद इस माल को आप छुएंगे। तो मैं अपने साथ में मंडी निरीक्षक साहब श्री हरि सिंह सोलंकी जी को भी लाया हूँ। उन्होंने भी पूरा स्पॉट देखा है। उनके सहायक गिन्नारे जी हैं, उन्होंने भी स्पॉट देखा है। तो अगला आपको बताएंगे हमारे मंडी निरीक्षक साहब कि इन्होंने क्या पाया। बाकी हमारे पीडीएस। खंडवा शहर में आज घना कोहरा छा गया, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। दूर दूर तक शहर कोहरे की चादर से लिपटा नजर आया। खंडवा में ठंड के साथ कोहरे ने भी दस्तक दे दी है। रविवार की सुबह घने कोहरे के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। देर रात ही कोहरा पड़ना शुरू हो गया था। कोहरे की चादर से क्षेत्र करीब 10 बजे तक ढका रहा। इस दौरान दृश्यता बेहद कम रही। लोगों को काफी दूर तक दिखाई देना मुश्किल हो रहा था। सुबह में वाहन चालकों को गाड़ी की लाइट जलाकर चलना पड़ा। वहीं तापमान में गिरावट के बीच ठंड से ठिठुरते हुए लोग घरों से बाहर कम ही निकले। जनवरी शुरू होने के बाद भी अभी तक कोहरा नहीं छाया था।
एवं कभी कभार ही आधी रात के बाद धुंध आती थी और सुबह तक खत्म हो जाती थी। लेकिन शनिवार को देर रात से ही अचानक मौसम का मिजाज बदल गया और रविवार सुबह कोहरा छा गया। सुबह के समय कोहरा इतना घना था कि 5 मीटर की दूरी पर कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। कोहरे की वजह से वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई। चालक एक दूसरे वाहन के पीछे लाइट के सहारे रेंगते नजर आए, जिससे कुछ समय के लिए जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। शहर में चाइनीज मांझे का इस्तेमाल करना एवं इसकी खरीद बिक्री करना प्रतिबंधित है। बावजूद इसके शहर में धड़ल्ले से चाइनीज मांझे का इस्तेमाल किया जाता है और इसकी बिक्री की जाती है। इसी को लेकर आज शहर में उन दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई जो चाइनीज मांझे की बिक्री करते थे। चाइनीज मांझे के इस्तेमाल, बिक्री और स्टॉक पर प्रतिबंध है। इसके बावजूद इसकी बिक्री और खरीद बंद नहीं हो रही है और इससे होने वाले हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। बैन के बावजूद खंडवा में भी चाइनीज मांझा धड़ल्ले से बिकता है। कई पतंगबाज लगातार इस प्रतिबंध मांझे का इस्तेमाल कर लोगों की जान जोखिम में डाल रहे हैं। इसी को लेकर चाइनीज मांझे से होने वाली जनहानि को रोकने के लिए आज खंडवा शहर में पुलिस के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें इमलीपुरा और परदेसीपुरा में दुकानों पर पतंग और मांझे की दुकान पर दबिश दी गई। इस कार्रवाई के दौरान दुकानों से पतंग और चाइनीज मांझा जब्त किया गया। मोगड़ थाना टीआई ईश्वर सिंह के अनुसार धारा 144 के तहत ये कार्रवाई की गई। सीएसपी द्वारा गठित टीम ने इमलीपुरा और परदेसीपुरा में चाइनीज मांझे सहित पतंग जब्त की और अवैध तरीके से संचालित दुकानदारों के खिलाफ धारा 181 के तहत कार्रवाई की गई। चाइनीज मांझा से जनसामान्य को होने वाली हानि को दृष्टिगत रखते हुए श्रीमान जिला दंडाधिकारी महोदय के द्वारा 144 चाइनीज धारा की विक्रय पर लगाई थी, जिसमें कार्रवाई करने हेतु तो श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय खंडवा के द्वारा हमें तत्काल आदेश दिए गए, जिसमें सीएसपी महोदय के नेतृत्व में टीम बनाई गई तत्काल हमने इमलीपुरा परदेशीपुरा में दुकानदारों के यहाँ कार्रवाइयाँ की है, चाइनीज धागे को जब्त किया है तथा उनके खिलाफ प्रथम सूचना पत्र लेख कर रहे हैं। किस तरह की धारा लगाई गई है? 188 है। एजुकेशन बेस्ड ऑन व्यक्ति विकास से राष्ट्र विकास तक की शिक्षा। लर्न बाय फन, मस्ती की पाठशाला, खेल खेल में सीखना। जी हाँ, ग्रामीण क्षेत्र का एकमात्र प्ले स्कूल क्रिएटिव किड्स इंग्लिश मीडियम प्ले स्कूल। क्लास नर्सरी से 8वीं तक। एडमिशन ओपन फॉर ईयर 2022 से 23। एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन, ग्राम सिरपुर। आज ही संपर्क करें एडमिशन के लिए। मोबाइल नंबर 9753023145। शहर में ओमिक्रॉन जागरूकता अभियान सतत चलाया जा रहा है। इसी के चलते मध्य प्रदेश मीडिया संघ एवं खंडवा पत्रकार संघ, केसीसी डिजिटल एवं सिंधी सोशल ग्रुप पहुंचा। आज कॉलोनियों में एवं बच्चों के द्वारा लोगों को प्रेरित किया गया। शहर में मध्य प्रदेश मीडिया संघ, खंडवा पत्रकार संघ एवं खंडवा केसीसी डिजिटल नेटवर्क खंडवा केटीवी के द्वारा लगातार ओमिक्रॉन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें शहर के गली मोहल्लों से लेकर चौराहों तक ओमिक्रॉन जागरूकता अभियान के पोस्टर चस्पा किए जा रहे हैं। वहीं आज इस अभियान में छोटे छोटे बच्चे भी नजर आए, जिन्होंने घर की दीवारों पर ओमिक्रॉन जागरूकता के पोस्टर लगाए। साथ ही कई वरिष्ठ जनों के द्वारा भी गलियों में घूमकर लोगों को जागरूक किया गया और घरों के गेट के पास पोस्टर लगाए गए। बता दें कि यह अभियान विगत कई दिनों से शहर में चलाया जा रहा है, जिसमें कई वरिष्ठ अधिकारी सहित जिला कलेक्टर का भी भरपूर समर्थन दिखाई दिया। वहीं आज इस अभियान में महिला बाल विकास अधिकारी भी नजर आई, जिन्होंने इस अभियान की जमकर तारीफ की। ये एक बहुत सराहनीय काम है मध्य प्रदेश की मीडिया संघ द्वारा। खंडवा पत्रकार संघ भी है इसमें, केसीसी डिजिटल नेटवर्क खंडवा, केटीवी सिंधी सोशल ग्रुप खंडवा के लोग हैं। ये आप सब लोग एक बड़ा अच्छा नेक काम कर रहे हैं, जिससे जन जागरूकता फैलेगी और जो एकेडमी पिछले बार बहुत ज़्यादा हुआ था, उससे अपन लोगों को, जनता को थोड़ा सा सहयोग मिलेगा सुरक्षित होने में। नाम और परिचय बता दीजिए। मैं सुनीति कनौजिया हूँ और वन स्टाफ सेंटर पर प्रशासक हूँ। मैं महिला बाल विकास में काम करती हूँ।
थैंक यू। के लिए, क्योंकि ओमिक्रॉन जागरूकता अभियान एक बहुत ही आवश्यक अभियान है जिसे चलाने से लोगों में जागरूकता लाना अनिवार्य है। कोरोना का एक वेरिएंट है ओमिक्रॉन, जो कि हमारे लिए काफी हानिकारक हो सकता है। इसीलिए मास्क जरूर पहने और बिना मास्क के कहीं पे भी प्रवेश हर जगह निषेध होना चाहिए। और बिना मास्क के यदि आप कहीं पे भी जाते हैं तो इसका ट्रांसमिशन और ज्यादा हो सकता है, इसलिए मास्क पहने, सतर्क रहें। अभियान चलाया आज जैसे कि हमारे देश में फिर से तीसरी लहर आ गई है कोरोना की, उससे बचाव के लिए हम पिछली 2 लहरें देख चुके हैं और ये तीसरी लहर भी उससे काफ़ी घातक मानी जा रही है और इसका संक्रमण भी काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है पहली लहर की अपेक्षा। तो हमारे देशवासियों को वैक्सीनेशन तो काफ़ी लोगों को हो चुका है, तो लोग समझते हैं कि हमारा वैक्सीनेशन हो गया तो हमें कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। फिर भी हम एक जागरूकता उन लोगों में पैदा करने चाहते हैं कि मास्क मीडिया संघ सिंधी सोशल ग्रुप के सभी जो सदस्यगण हैं वो एक इस पर्चे के माध्यम से, इस बैनर के माध्यम से जागरूकता पैदा करना चाहते हैं कि मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है, आपस में डिस्टेंस बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, स्वच्छता का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ये हम पोस्टर मीडिया के द्वारा पंकज लाल, हर्षा मैडम और मनीष व्यास जी हमारे साथ हैं। हम इस मीडिया के साथ हम सिंधी सोशल ग्रुप के सभी साथी और हमारे पंचायत के सभी सदस्यगण मिलकर ये हम कॉलोनी में एक अभियान चला रहे हैं और ओमिक्रॉन से बचाव के उपाय बता रहे हैं और सबको अवेयर कर रहे हैं कि ओमिक्रॉन फिर से ना आए और उससे कैसे सुरक्षा हो। इस रैली के इस माध्यम से हम आगे बढ़ना चाहते हैं कॉलोनी में। जहां एक तरफ सरकार कोरोना को लेकर तरह तरह की गाइडलाइन बना रही है, तो वहीं दूसरी ओर कई जगहों पर इसकी गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते नजर आते हैं। ऐसा ही मामला बोरगांव बुजुर्ग से सामने आया, जहां पर साप्ताहिक हाट बाजार में लोगों की भीड़ देखी गई। ग्राम बोरगांव बुजुर्ग में शनिवार को लगने वाले साप्ताहिक हाट बाजार में लोगों में कोरोना महामारी की तीसरी लहर को लेकर कोई भय नजर नहीं आ रहा है और बाजार में लोग बेखौफ बिना मास्क लगाए नजर आते हैं। साथ ही भीड़ में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं हो रहा है। बता दें कि एक और शासन प्रशासन लोगों को कोरोना से बचाव के लिए जागरूक कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर शनिवार को बोरगांव साप्ताहिक हाट बाजार में कोरोना गाइडलाइन का खुलकर मजाक उड़ाते नजर आए। यहां न तो लोगों ने फेस मास्क लगाया और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। जहां एक और कोरोना से निपटने के लिए प्रशासन दिन रात मेहनत कर रहा है, वहीं कुछ अधिकारी ऐसे भी हैं जो गाड़ियों में घूमकर सिर्फ खाना पूर्ति करते नजर आते हैं। जहां एक और कोरोना से निपटने के लिए प्रशासन खड़े पांव दिन रात मेहनत कर रहा है, वहीं दूसरी ओर कुछ अधिकारी गाड़ियों में घूमकर सिर्फ खाना पूर्ति करते नजर आ रहे हैं। एक ऐसा ही मामला आज खंडवा शहर में देखने को मिला, जहां पीडब्ल्यूडी अधिकारी मैडम गाड़ी में बैठकर सिर्फ नियमों का हवाला देकर ऑर्डर देती रहीं, लेकिन गाड़ी से नीचे उतरने की जहमत तक नहीं उठाई। क्या जनता क्या पुलिस सभी को फ्रंट सीट पर बैठाकर मास्क लगाने की अपील करती रही, लेकिन मजाल है पीडब्ल्यूडी अधिकारी मैडम गाड़ी से नीचे उतर जाती। सवाल तो यह खड़ा होता है, जिन अधिकारियों को जनता को जागरूक करने के लिए जिम्मेदारी सौंपी जाती है, वहीं जिम्मेदारी से बचते नजर आते हैं। मिर्जापुर से मुंदी मार्ग को जोड़ने वाले बाईपास रोड का निर्माण कार्य बड़ी अनदेखी का शिकार हो गया। यहां लापरवाही को उजागर कर रहा है। कलेक्टर ने मामले में जांच के आदेश दिए। मिर्जापुर से मुंदी मार्ग को जोड़ने वाले बाईपास रोड का निर्माण कार्य बड़ी अनदेखी लापरवाही को उजागर कर रहा है। रोड के निर्माण में कई घन मीटर लाल मुरूम लगी है। बता दें कि ठेकेदार के द्वारा सरकारी बेड़ियों से मुरूम का अवैध उत्खनन कर रोड निर्माण कार्य में लगाई गई। रोड के समीप लगी सरकारी बेड़ियों से मुरूम सैंपल लेकर जांच कर मिलान किया गया तो खनिज विभाग को लाखों रुपए के राजस्व का फायदा हो सकता है। इस पर और संबंधित विभाग को गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। नियम मुताबिक निर्माण कार्य में लगने वाली लाल मुरूम के लिए ठेकेदार को खनिज विभाग खंडवा से शासकीय जमीन से मुरूम को खोदने के लिए स्वीकृति पत्र लेना होता है, परंतु विडंबना है कि इस रोड में सांठगांठ कर निर्माणाधीन ठेकेदार के द्वारा समीप की सरकारी बेड़ियों को लगातार खोखला करके अवैध उत्खनन कर निर्माण कार्य में लगाई गई, जो बगैर परमिशन किए बड़ी जांच का विषय है। करोड़ों रुपए की लागत से बन रहे मार्ग में ठेकेदार द्वारा
हठ धर्मिता मनमानी पर घटिया निर्माण होने से ग्रामीणों में आक्रोश देखा गया। सिंधी कॉलोनी गली नंबर 4 स्थित स्वामी शांति प्रकाश आश्रम में संक्रांति पर्व के उपलक्ष्य में महायज्ञ का आयोजन किया गया। सिंधी कॉलोनी गली नंबर 4 स्थित स्वामी शांति प्रकाश आश्रम में सखी साईं रमेश प्रकाश महाराज के सानिध्य में 3 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा विश्व शांति महायज्ञ कटनी महर के शास्त्री पंडित राम कृपाल गर्ग एवं मंडली के 5 पंडितों द्वारा मंत्र उच्चारण के मध्य आरंभ हुआ। यह जानकारी देते हुए आश्रम प्रवक्ता निर्मल मंगवानी एवं नारायण चावला ने बताया कि महायज्ञ की शुरुआत शनिवार से हुई थी। महायज्ञ का आयोजन 17 जनवरी तक विश्व में सुख शांति समृद्धि एवं जनमानस के हितार्थ हेतु किया जाता है। इस दौरान मकर संक्रांति के पावन पर्व के उपलक्ष्य में जरूरतमंद परिवारों को कंबल, सूखा अनाज, सब्जी, फल आदि का दान किया गया। तो ये सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय महाराज जी के प्रेरणा से, महाराज जी की इच्छा के आधार पर समाज के कल्याण के लिए ये कार्यक्रम हो रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संपूर्ण समाज का कल्याण होगा और जो आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो उसका भी भला होगा। जो जहां है वहीं से मन से जुड़ेगा उसका भी भगवान भला करेंगे। तो हमारे महाराज जी समाज के कल्याण के उद्देश्य से ही ये आयोजन रखे हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से संपूर्ण समाज का कल्याण होगा। कोरोना का सबसे ज्यादा असर बच्चों पर देखा जा रहा है, जिसको लेकर सरकार ने कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के स्कूल बंद करने के आदेश दिए हैं। वहीं बोरगांव बुजुर्ग में भी स्कूलों में सन्नाटा पसरा नजर आया। ग्राम बोरगांव बुजुर्ग में भी एक बार फिर कोरोना गाइडलाइन को लेकर कक्षा 1 से 12वीं तक स्कूल बंद किए गए। जिन स्कूलों में महामारी के प्रभाव की कमी के चलते पिछले कुछ समय से विद्यार्थियों का पहुंचना शुरू हुआ था, वहां शनिवार से एक बार फिर सन्नाटा पसरा। बता दें कि लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमितों की संख्या और महामारी की तीसरी लहर से बचाव को शासन ने एक बार फिर से निर्णय लिया और आगामी 31 जनवरी तक स्कूल बंद किए गए। यही कारण रहा कि शनिवार को गांव के सभी स्कूलों में विद्यार्थी नहीं पहुंचे। पिपलोद खुर्द में लगातार बढ़ते अतिक्रमण को लेकर प्रशासन सख्त नजर आ रहा है, जहां आज पिपलोद खुर्द में तहसीलदार द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई, जिसमें एक व्यक्ति ने शासन की भूमि पर अतिक्रमण किया था। ग्राम पिपलोद खुर्द स्थित बेड़ी क्षेत्र में पंधाना तहसीलदार नितिन चौहान द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। जानकारी के अनुसार एक व्यक्ति ने शासन की भूमि पर अतिक्रमण किया था, जिसको लेकर तहसीलदार चौहान, पटवारी और ग्राम पंचायत सचिव ने पहुंचकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। इस दौरान अतिक्रमण को लेकर लगाए गए लोहे के एंगल काट कर जब्त किए गए। एक तरफ शहर कोरोना की मार झेल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर शहर में आए दिन विवाद की स्थितियां भी निर्मित हो रही है। ताजा मामला शहर के शांति नगर का है, जहां पर 2 पक्षों में जमकर विवाद हो गया और यह विवाद कोतवाली थाने पहुंचा, जहां दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर एफआईआर दर्ज करवाई। शहर के शांति नगर में 2 पक्षों में जमकर विवाद हो गया और यह विवाद मारपीट में तब्दील हो गया, जहां एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर लूट करने का आरोप लगाया, तो वहीं दूसरे पक्ष ने भी गाली गलौज करने का आरोप लगाया था। जब मामले ने तूड़ पकड़ लिया तो यह मामला कोतवाली थाने पहुंचा। पुलिस ने दोनों परिवार को समझाइश दी। बताया जाता है कि यह विवाद विकलांग राजेश चौहान एवं सोनू कश्यप के परिवार के बीच हुआ। यह मामला तब बिगड़ा जब दूसरे पक्ष के परिवार ने सोनू कश्यप के परिवार को गाली देना शुरू कर दिया। फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षकारों के कहे अनुसार मामला पंजीबद्ध किया और आगे मामले की जांच कर कार्रवाई की बात कही गई। पोडार इंटरनेशनल स्कूल में महिला क्रिकेट ओपन टूर्नामेंट खेला जा रहा है। यह टूर्नामेंट महिला सशक्तिकरण की थीम पर रखा गया है, जिसमें महिला खिलाड़ी अलग अलग जगह से इस मुकाबले में हिस्सा ले रही है। पोदार इंटरनेशनल स्कूल में महिला क्रिकेट ओपन टूर्नामेंट खेला जा रहा है। शाला प्राचार्य समीरा बग ने बताया, गत 2 वर्षों से यह टूर्नामेंट महिला सशक्तिकरण थीम पर स्कूल द्वारा किया जा रहा है। हर साल अलग अलग जगहों से महिला क्रिकेट टीम इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने आती हैं। इस वर्ष भी 8 टीमें इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही हैं।
जिसमें आज 4 टीमों का मुकाबला हुआ। पहला मुकाबला पोदार टीम एवं पंधाना टीम के बीच हुआ, जिसमें पंधाना टीम विजयी रही। दूसरा मुकाबला विजयी टीम का कृष्णा एकेडमी के साथ किया गया। इस पूरे टूर्नामेंट में जो प्रथम आएगा उसे 7,001 की राशि से पुरस्कृत किया जाएगा एवं द्वितीय पुरस्कार 5,001 की राशि से प्रदान की जाएगी। पोदार स्कूल महिला सशक्तिकरण के लिए हर साल ये दूसरा वर्ष है जहां पर वो महिला क्रिकेट टूर्नामेंट लेकर आया है। पिछले साल भी हुआ था और ये द्वितीय महिला क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है पोदार ग्राउंड पे। कितनी टीमें खेल रही हैं मैडम यहाँ पर? क्या कुल 8 टीमें आई हैं और आज का जो मैच है वो 4 टीमों का है। पहला मैच जो है वो पंधाना टीम विद पोदार के साथ हो रहा है और पंधाना से कृष्णा एकेडमी और पोदार के बीच में मैच चल रहा है। कब तक चलेगा और अभी ये पहला राउंड है और सेकंड जो मैच है वो जवाहर नवोदय पंधाना और एमजीएम खंडवा के रहेगा और ये लगभग 4 बजे तक चलेगा। मैडम ओपन टूर्नामेंट है या स्कूल सिलेक्ट किए गए हैं इसमें? नहीं, ये ओपन टूर्नामेंट है और इसके अंदर सभी तरफ से एंट्रीज को बुलाया गया था पूरे खंडवा से। जी, इनाम क्या रखा गया मैम? इसके अंदर पहला पुरस्कार 7,001 रुपया है और दूसरा पुरस्कार 5,001 है। जी, आपको परिचय देते हैं। मैं समीरा बख्त, प्राचार्य पोदार इंटरनेशनल स्कूल खंडवा। रविवार को भारी तादाद में हनुमंतिया पहुंचे पर्यटक, जहां जल महोत्सव भी मनाया जा रहा है। पर्यटकों ने शीतलहर के बीच बोटिंग का आनंद लिया, साथ ही खूबसूरती के नजारों का भी लुत्फ उठाया। हनुमंतिया पर्यटन केंद्र पर रविवार को भारी तादाद में पर्यटक हनुमंतिया पहुंचे, जहां जल क्रीड़ा का आनंद लिया। रविवार को अवकाश का दिन होने पर मध्य प्रदेश के कोने कोने से पर्यटक सैर सपाटा करते नजर आए। हनुमंतिया पर्यटन में चल रहे जल महोत्सव में देश भर से पर्यटक पहुंच रहे हैं। रविवार को शीतलहर के बावजूद भी बड़ी संख्या में पर्यटक हनुमंतिया पर्यटन निगम के वाटर स्पोर्ट्स क्लब पर बोटिंग और सैर करने के लिए पहुंचे। पर्यटन स्थल पर जल महोत्सव का समापन 20 जनवरी को होना बताया जा रहा है। इसी के चलते रविवार को हनुमंतिया में भीड़ नजर आई। दरअसल खंडवा जिले के इंदिरा सागर बांध पर बना हनुमंतिया टापू अपनी खूबसूरती के लिए प्रदेश ही नहीं देश भर में चर्चित रहा है। तो बोटिंग के लिए हमारे जो स्कीपर हैं मिस्टर ओम प्रकाश, वो देखते हैं, नेवी से रिटायर्ड हैं वो, और उनके अनुकूल जब स्थिति रहती है वो देखते हैं, तभी वो बोट नीचे उतारते हैं। ये बिल्कुल सही नहीं है, इसके लिए हमने उनको हिदायत दे दी गई है। अभी आप ही ने हमको बताया, हमने इनको हिदायत दे दी है, दोबारा ऐसा चीज होगी नहीं, इनको लिखित सूचना भी दी जाएगी। पंधाना और बोरगांव बुजुर्ग में भी शनिवार को एक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। पंधाना बीएमओ डॉक्टर जीएस तोमर ने जानकारी देते हुए बताया कि दोनों ही मरीजों को अभी होम आइसोलेट किया गया। पंधाना और बोरगांव बुजुर्ग में शनिवार को एक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। पंधाना बीएमओ डॉक्टर जीएस तोमर ने जानकारी देते हुए बताया कि दोनों ही मरीजों को अभी हमने होम आइसोलेट किया, साथ ही दोनों मरीजों को औषधियां घर पर ही उपलब्ध करा दी। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और अभी दोनों ही मरीजों की हालत ठीक है। अगर कोई आवश्यकता होगी या स्वास्थ्य ज्यादा बिगड़ेगा तो मरीजों को कोविड केयर सेंटर शिफ्ट किया जाएगा। खंडवा जंक्शन के दूसरी छोर पर प्लेटफॉर्म नंबर 6 का निर्माण हो चुका है। इस पर 3 सेट निर्माण पूर्ण हो गया है। जनमंच सदस्यों ने प्लेटफॉर्म का मुआयना किया। खंडवा जंक्शन के दूसरी छोर पर प्लेटफॉर्म नंबर 6 का निर्माण हो चुका है। इस पर 3 सेट निर्माण पूर्ण हो गया। जनमंच सदस्यों ने प्लेटफॉर्म का मुआयना किया। जनमंच सदस्य चंद्र कुमार सान, अनुराग बंसल, मनोज सोनी तथा सुनील जैन। कमल नागपाल ने बताया कि प्लेटफॉर्म नंबर 6 की ऊंचाई मापदंड के अनुसार रखी गई तथा इस पर टाइल्स लगाने का कार्य अंतिम चरण में है। शीघ्र इसका लोकार्पण होकर यह खंडवा वासियों के लिए उपयोगी साबित होगा। इससे खंडवा शहर की आधी आबादी दूसरे छोर से सीधी जुड़ जाएगी। ज्ञात है कि सामाजिक संस्था जनमंच विगत कई वर्षों से प्लेटफॉर्म नंबर 6 के विकास की मांग उठाता रहा है। प्लेटफॉर्म नंबर 6 के विकास कार्यों का रविवार को जनमंच सदस्य चंद्र कुमार सान, अनुराग बंसल सहित शैतान सिंह चंदल आदि ने मुआयना भी किया। हम जनमंच के सदस्यगण यहाँ आज रेलवे स्टेशन पर आए थे, जहाँ हम यहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 6 का कुछ जायजा लेने आए हैं। पिछले 3 वर्ष पूर्व माननीय स्वर्गीय सांसद नंदू कुमार सिंह जी ने इस प्लेटफॉर्म का भूमि पूजन किया था, ताकि खंडवा शहर को एक नए प्लेटफॉर्म की सौगात मिल सके। इस संबंध में इसका लगभग 80% कार्य तो हो चुका है, लेकिन कोरोना काल में पिछले 2 वर्षों से इसका काम जो 20% है वो रुका हुआ था।
इस संबंध में हमने लगातार रेल अधिकारियों से मांग करी है और अभी जीएम साहब से भी हमने मांग करी है कि जो अधूरा काम है उसको जल्द पूर्ण किया जाए और यहाँ से CRS की अनुमति देके यात्री ट्रेनें भी शुरू करने की व्यवस्था की जाए। इस संबंध में हम सब साथीगण आए हैं और शीघ्र ही हम महाप्रबंधक जी को और पत्र भेजेंगे, जिसमें ये 6 नंबर प्लेटफॉर्म के बाहर की ओर जो सर्कुलेटिंग एरिया का जो कार्य जो अभी तक शुरू नहीं हुआ है उस संबंध में भी हम मांग करेंगे कि जल्द से जल्द ये सर्कुलेटिंग एरिया का काम शुरू हो, यहाँ पे टिकट घर की व्यवस्था हो, यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था हो। इस संबंध में हम रेल अधिकारियों को अवगत कराएंगे। इस संबंध में हम यहाँ जायजा लेने आए। क्या नाम लिखते हैं आप? मनोज सोनी। फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। नई खबरों के साथ फिर आएंगे, जब तक के लिए नमस्कार। खाने के शौकीनों के लिए खुशखबरी, RNK केटरिंग एंड इवेंट्स अब रेस्टोरेंट के साथ साथ पेश करते हैं ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विसेज। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए हमारी एप्लीकेशन RK होम ऑनलाइन फूड डिलीवरी, तो आनंद लीजिए लजीज व्यंजनों का। होम डिलीवरी एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें हमारा नंबर 9644960504।